What's up, guys? I hope you're having a good time. Today we'll be starting with the returns chapter. Basically returns अपन क्यों फाइल करते हैं, कोई भी टैक्स लॉ हो उसके अंदर रिटर्न्स फाइल करना कंपलसरी होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्ट टैक्स पकड़ते हैं तो उसमें भी अपन इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं. लाइकवाइज जीएसटी में भी रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट है, रिटर्न्स फाइल करना ज़रूरी है. क्यों फाइल करते हैं? टू एस्टिमेट द टैक्स कलेक्शन एंड डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ द टैक्स कंप्लायंस. के भैया जो बंदे ने टैक्स पे किया है वो उसने बरोबर पे किया है कि नहीं किया है. ठीक है, तो देख द रिटर्न सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस. इसके क्या क्या एडवांटेजेस है रिटर्न्स के वो यहाँ पर दिए हुए. तो सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेकंड है कंप्लायंस वेरिफिकेशन, थर्ड फाइनलाइजेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटीज, फोर्थ नेसेसरी इनपुट्स एंड लास्ट ऑडिट एंड एंटी इवेजन प्रोग्राम. रिटर्न फाइल करने से ये सारी चीज़ें हैं जिस पे अपन को बेनिफिट मिलता है जो यहाँ पर दिया हुआ है. तो एक बार इसको देख लेना. ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं. रिटर्न्स चैप्टर में थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स आए हैं, वो अमेंडमेंट्स भी अपन इसी में कवर अप करेंगे. देख सबसे पहले तो क्या बोला है कि भैया एक सिंप्लीफाइड रिटर्न GSTR 3B इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी एक्ट जब आया था ना, तो उसी में. ठीक है, GSTR 3B वॉज योर सिंप्लीफाइड रिटर्न विच वॉज फॉलोड बाय GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3. एट प्रेजेंट GSTR 2 एंड GSTR 3 आर नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल. अपन को सिर्फ GSTR 1 फाइल करना है एंड समरी रिटर्न GSTR 3 भी फाइल करना है. ठीक है, नेक्स्ट GSTR 1 जब अपन फाइल करेंगे ना, GSTRET 01, ठीक है, तो उसके साथ अपन को दो एनेक्चर फाइल करने होते हैं इन द फॉर्म GSTANX 01 एंड GSTANX 02. तो ये जो लास्ट वाला है ना, इसको एक बार ध्यान से देख लेना, ये आ सकता है. नेक्स्ट देखते हैं. जीएसटी लॉज में तुम जितने भी रिटर्न फाइल करोगे ना, वो सारे के सारे तुमको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने पड़ेंगे. चल चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. GSTR 1 इज बेसिकली अंडर सेक्शन 37, दैट इज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज. जो तुम सेल्स करते हो ना उसका डिटेल्स है. तो प्रिटी ऑब्वियस है, सेल्स का डिटेल्स है तो कौन फाइल करेगा GSTR 1, सेलर या सप्लायर फाइल करेगा GSTR 1. ठीक है, इसके अंदर RCM सेल्स की डिटेल्स नहीं आएगी. GSTR 1 में RCM सेल्स की डिटेल्स नहीं आएगी. नेक्स्ट, who is liable to furnish GSTR 1? Every person including CTP, casual taxable person, every person including casual taxable person, but excluding NRTP, ISG, OIDR services, TDS, TCS, composition scheme etc. ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके लिए अलग से GSTR बनाए हुए हैं, therefore they are not required to file GSTR 1. ठीक है, नेक्स्ट, GSTR 1 is to be filed monthly on or before 10th of the next month. It cannot be filed during 11th and 15th of the next month. ठीक है, मुझे या तो 10th के पहले या फिर 15th के बाद ही मैं फाइल कर सकता हूँ GSTR 1. मैं 11th से 15 के बीच में GSTR 1 फाइल नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज 11 to 15 जो टाइम स्लॉट है ना, दैट इज ऑक्यूपाइड फॉर फाइलिंग GSTR 2. एट प्रेजेंट GSTR 2 एप्लीकेबल नहीं है, बट इन नियर फ्यूचर जैसे ही GSTR 2 एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट GSTR 2 इज टू बी फाइल्ड बिटवीन 11th एंड 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. ठीक है, नेक्स्ट इधर देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख लेना अगर तुझे देखना हो तो. ये जो नोट है ना, ये नोट इंपॉर्टेंट है, इस नोट पे ध्यान देना. ये देखिए, ये नोट क्या बोलता है? फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स हुज टर्न ओवर इज लेस देन ₹1.5 CR in preceding previous year or in current financial year can file GSTR 1 quarterly. ठीक है, क्वार्टरली मतलब एज ऑफ नाउ जनवरी से मार्च 2020 क्वार्टर के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल है कि भैया अगर मेरा टर्नओवर 1.5 CR से कम है तो मैं मंथली रिटर्न्स, मंथली GSTR 1 फाइल नहीं करके क्वार्टरली GSTR 1 बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर अगर मैं फाइल करूँगा तो भी चलेगा. फॉर एग्जाम्पल जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर का रिटर्न मुझे ऑन और बिफोर 10th अप्रैल से पहले पहले फाइल करना है. समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना. नेक्स्ट, डिटेल्स कौन कौन सी जाएगी रिटर्न्स में. देख, अगर मैं रजिस्टर्ड B2B ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मतलब रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को अगर मैं कोई सप्लाई कर रहा हूँ, तो उस केस में बी इट इंटर स्टेट सप्लाई और बी इट इंट्रा स्टेट सप्लाई, मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी पड़ेगी. ठीक है, इफ़ इट इज़ B2C सप्लाई, B2C सप्लाई मतलब अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या चेक करूँगा भैया, इंटर स्टेट सप्लाई है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई. अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, विद इन द सेम स्टेट किसी अनरजिस्टर्ड को मैं सप्लाई कर रहा हूँ, तो कंसोलिडेटेड रिटर्न्स फाइल करूँगा, कंसोलिडेटेड डिटेल्स जाएगी मेरे रिटर्न्स में. ठीक है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है मतलब बिटवीन 2 स्टेट्स अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ और रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है,
तो उसमें दो चीज़ें, इनवॉइस वैल्यू लेस देन ₹2,50,000 है या मोर देन ₹2,50,000 है। अगर इनवॉइस वैल्यू मोर देन ₹2,50,000 है तो मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर इनवॉइस वैल्यू लेस देन ₹2,50,000 है तो मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्टेट वाइज एंड टैक्स रेट वाइज डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया? चल देख, जितने फॉर B2C ट्रांजेक्शन, जितने भी B2C ट्रांजेक्शन है जो मैं अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को मैं जो सेल कर रहा हूँ ना, मुझे आई एम नॉट रिक्वायर्ड एज द रेसिपिएंट विल नॉट बी टेकिंग ITC, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल इनवॉइस वाइज डिटेल्स। हावेवर अगर B2B ट्रांजेक्शन है ना तो उसके लिए मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल्स फाइल करना ज़रूरी है, वेदर इट इज़ इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाईज। क्यों? क्योंकि उस इनवॉइस के बेसिस पे जो रेसिपिएंट है ना वो ITC अवेल करेगा एंड यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो जहां जहां पे इनवॉइस वाइज डिटेल्स आ रहा है ना वहां वहां पे ITC का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। चल नेक्स्ट, मैं और क्या क्या डिटेल्स डालूंगा मेरे GSTR1 में, जो भी मैंने डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किए ना ड्यूरिंग द पीरियड में उसकी भी डिटेल्स डालूंगा। इनवॉइसेस कैन बी अपलोडेड एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। मुझे अगर इनवॉइस अपलोड करना है ना तो मैं GSTR1 में इनवॉइसेस कभी भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे GSTR1 फाइल करना है ना तो वो मैं ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड फाइल नहीं कर सकता, मुझे टैक्स पीरियड खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अगस्त मंथ का रिटर्न फाइल करना है तो अगस्त मंथ के रिलेटेड इनवॉइस जो है ना वो मैं कभी भी फाइल कर सकता हूँ, कभी भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे रिटर्न फाइल करना है तो आई हैव टू वेट टिल 1 सितंबर। 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में मैं GSTR1 अगस्त का कभी भी फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल दिया, देख लेना। नेक्स्ट, मैंने GSTR1 में जो भी डिटेल्स फाइल किया ना, सच डिटेल्स शैल बी कम्युनिकेटेड टू रेसिपिएंट। जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं ना वो सारे उनके रिटर्न्स के पार्ट ए में होते हैं। फॉर एग्जांपल रेसिपिएंट जो भी है ना ही विल बी फाइलिंग GSTR2, देयरफॉर मेरी जो भी डिटेल्स जो उसको कम्युनिकेट होगी ना वो उसके GSTR2A में कम्युनिकेट होगी। ठीक है, तो डिटेल्स जो भी मैंने GSTR1 में डिटेल्स फाइल किए ना वो सारी की सारी रेसिपिएंट को GSTR2A या फिर 4A अगर वो कंपोजिट रेसिपिएंट है तो उसमें उसको इंटीमिडेट हो जाएगी 10th और 15th के बीच में ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट, रेसिपिएंट के पास ऑप्शन है इफ ही वांट्स ही कैन ऐड, करेक्ट और डिलीट एनी डेटा एंड फाइल GSTR2। ठीक है, वो GSTR2 ऐड, करेक्ट या डिलीट करने के बाद वो जो GSTR2 फाइल करता है ना, GSTR2 का डेटा मुझे मेरे GSTR1A में कम्युनिकेट होगा। ठीक है, उसने कुछ भी अगर ऐड, करेक्ट या डिलीट किया है तो बीइंग अ सप्लायर मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं उस मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करूँ या फिर मैं उसको रिजेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, ये मेरे को होना चाहिए बिटवीन 15th एंड 17th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर मॉडिफिकेशन, ये मेरा कॉमन टाइम लिमिट है, सब जगह पे यही टाइम लिमिट लगेगा। देख टाइम लिमिट क्या है, मैं एट द मोस्ट कब तक मॉडिफाई कर सकता हूँ, फाइलिंग GSTR3 ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इस टाइम लिमिट से पहले मैं कभी भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, इसके बाद नहीं कर सकता। तो देख GSTR1 में क्या क्या सीन है, देख GSTR1 कौन फाइल करता है, सप्लायर फाइल करता है। ठीक है, इसके अंदर सेल्स की डिटेल्स आएगी एक्सक्लूडिंग RCM सेल्स की डिटेल्स नहीं आएगी। अगर B2B ट्रांजेक्शन है तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स आएगी। अगर B2C ट्रांजेक्शन है, इंटरस्टेट है, ठीक है, 2,50,000 से ज़्यादा है तो इनवॉइस वाइज जाएगी, 2,50,000 से कम है तो कंसोलिडेटेड डिटेल्स जाएगी, इंट्रा स्टेट है तो कंसोलिडेटेड डिटेल्स जाएगा। ठीक है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ मुझे रिटर्न फाइल करना है। 11 से लेकर 15 के बीच में वो डिटेल्स GSTR2 में रेसिपिएंट को कम्युनिकेट होगी, GSTR2A में। रेसिपिएंट क्या करेगा, उसमें ऐड, मॉडिफाई या डिलीट करके मुझे वापस मेरे GSTR1 में कम्युनिकेट करेगा। तो मेरे पास 15 से लेकर 17 तक का टाइम है कि मैं या तो उसको एक्सेप्ट करूँ या फिर उसको रिजेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो अप टू 10th, 10 to 15th एंड 15 to 17th ही हो जाएगा। समझिए। नेक्स्ट, अदर पॉइंटर्स फॉर GSTR1। देख GSTR1 ये अपन ने देख लिया है, a taxpayer cannot file GSTR1 before the end of the current tax period except CTP and cancellation of GSTN। अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ तो जैसे ही मेरा बिजनेस क्लोज होगा मुझे अप टू द क्लोजर मेरा GST फाइल करना है। ठीक है, अगर मेरा GSTN कैंसिल हो रहा है तो जितने पीरियड के लिए मेरा GST वैलिड था उतने पीरियड के लिए मुझे रिटर्न फाइल करने हैं। इन दोनों केसेस के अलावा अगर जब तक मेरा टैक्स पीरियड खत्म नहीं होता तब तक मैं GSTR फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ GSTR1 एक बार ऐसे देख लेना।
नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई इज क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द शेयर ऑफ एवरी स्टेट, देयरफॉर जीएसटीआर 1 जो है ना वो प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटेल्स भी पुल आउट करता है। स्कैन कॉपीज ऑफ इनवॉइस, मेरे को इनवॉइस की स्कैन कॉपीज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ईच आइटम का डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, खाली उसका HSN कोड दिया तो भी चलेगा। नेक्स्ट, अगर कोई प्रायर पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल किया था और इफ़ आई हैव नोटिस्ड कि उस पीरियड के जीएसटीआर 1 में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आई कैन अमेंड सच प्रॉब्लम्स इन दी सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 1। जब मैं इन नियर फ्यूचर कोई भी जीएसटीआर 1 डालूंगा ना, तो उसके अंदर मैं अमेंड कर सकता हूँ वाया अमेंडमेंट टेबल्स, टेबल नंबर 9, 10 एंड 11 ऑफ पार्ट 2 ऑफ जीएसटीआर 1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट टेबल्स वाला पॉइंट, ये एक बार देख लेना। नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर, जिस टैक्स पीरियड में मुझे एरर मालूम पड़ता है ना, उस टैक्स पीरियड का जब मैं जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा तो उसके अंदर मैं एरर्स को रेक्टिफाई कर सकता हूँ। इसके अंदर रिवाइज्ड रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अपन आगे थोड़ी देर में देखेंगे। टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, अगर कॉमन टाइम लिमिट है तुम्हारा जीएसटीआर 3 ऑफ द सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये तुम्हारा कॉमन टाइम लिमिट है। ठीक है, इसका एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल देख लेना तो तुमको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर मेरा कोई बिजनेस नहीं है तो भी मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करना है एज अ नील रिटर्न। ठीक है, टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर वॉलंटरी कैंसलेशन ऑफ जीएसटीएन हैज़ टू फाइल जीएसटीआर 1 फॉर द एक्टिव पीरियड। ठीक है, अगर मैं वॉलंटरी कैंसलेशन के लिए जाता हूँ तो जितना भी एक्टिव पीरियड के लिए मैंने काम किया मेरे को उसका जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कन्वर्टेड फ्रॉम नॉर्मल टैक्स पेयर टू कंपोजिशन टैक्स पेयर, अगर मैं नॉर्मल से कंपोजिशन स्कीम में जाता हूँ, ठीक है, तो जितने पीरियड के लिए मैं नॉर्मल टैक्स पेयर था मेरे को उतने पीरियड में अगर मैंने कोई सेल्स किया तो उस सेल्स का डिटेल्स मुझे जीएसटीआर 1 में फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, वॉट आर द प्रिकॉशंस ऑफ द टैक्स पेयर्स, एक बार देख लेना। फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द करंट मंथ इज पॉसिबल, करंट मंथ का मैं रिटर्न तब भी फाइल कर सकता हूँ अगर मेरे प्रायर पीरियड्स के सारे रिटर्न्स मैंने फाइल किए हुए। प्रायर पीरियड के मेरे रिटर्न्स अगर पेंडिंग है तो मैं करंट पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, चल, पूरे रिटर्न चैप्टर में एक जीएसटीआर 1 ही है जो तुम्हारा इतना लेंदी था, इसके अलावा सारे के सारे छोटे छोटे हैं। जीएसटीआर 1 इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट, जीएसटीआर 3B समरी रिटर्न है। जीएसटीआर 3B है ना, जीएसटीआर 3 की जगह पे आया है। जीएसटीआर 2 इज़ नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, देयरफॉर वो एग्जाम में भी नहीं आएगा। जीएसटीआर 3 भी प्रैक्टिकल 3 जो है ना, जीएसटीआर 3 वो भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, वो भी एग्जाम में नहीं आएगा। जीएसटीआर 3 के सब्सटीट्यूशन में टेम्परेरीली जीएसटीआर 3B डाला हुआ है। देख, जीएसटीआर 3B कौन फाइल करेगा? अगेन एवरी पर्सन इंक्लूडिंग सीटीपी बट एक्सक्लूडिंग आईएसजी, एनआरटीपी, टीडीएस, टीसीएस, ईसीओ, ओआईडीआर, सर्विस कंपोजिशन स्कीम एक्सेट्रा, इनके लिए अलग रिटर्न है। ठीक है, जीएसटीआर 3B कब फाइल होगा? मंथली बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इन द फॉर्म जीएसटीआर 3B। करंटली जीएसटीआर 3 हैज़ बीन डेफर्ड बाय द काउंसिल टिल सितंबर 2019। सितंबर 2019 का ये मार्च 2020 हो चुका है। टिल मार्च 2020 यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 3, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 3B ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ अ सिंपल रिटर्न है, उसके अंदर तुम्हारे जितने भी सेल्स है जो तुमने जीएसटीआर 1 में दिए उसका समरी, जितने भी परचेजेस तुमने किए हैं उसका समरी आ जाएगा। ठीक है, जो तुमने आईटीसी जितना तुम्हारा एलिजिबल है वो आ जाएगा, तुमने उसमें से कितना अवेल किया वो आ जाएगा, अवेल करने के बाद कितना यूटिलाइज किया उसका डिटेल्स आ जाएगा, कितना आईटीसी पेंडिंग है उसका डिटेल्स आ जाएगा, तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कितना है, तुमने कितना टैक्स पे किया, कितना टैक्स पेएबल है, वो सबका सब एक समरी फॉर्म में जीएसटीआर 3B में आ जाएगा। ठीक है, दस जीएसटीआर 3B डज नॉट रिक्वायर इनवॉइस वाइज डेटा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। जीएसटीआर 3B में इनवॉइस वाइज डेटा की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ जीएसटीआर 3B एक बार देख लेना फटफट। चल, जीएसटीआर 4 क्या है? जो द पर्सन हु इज पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम और एट कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स नोटिफाइड सर्विसेज पे, तो उस केस में दैट पर्सन इज supposed to file GSTR 4. कंपोजिशन टैक्स पेयर कंसेशनल टैक्स रेट वाले दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1 एंड GSTR 3, वो उनके एक्सेप्शन में है। अगर तुमने देखा होगा तो उनको GSTR 4 फाइल करना है। ठीक है, कब फाइल करना है? फर्निश्ड बाय, ये तुमको दिया हुआ है कंपोजिट सप्लाई और कंसेशनल रेट वाला। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट है, देख, एक तो रिटर्न्स है और दूसरा स्टेटमेंट है। उनको रिटर्न है ना, रिटर्न्स उनको एनुअली एक ही रिटर्न फाइल करना है इन फॉर्म GSTR 4 बाय 30th अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 है ना, उसका एक ही एनुअल रिटर्न जाएगा मेरा बिफोर 30th अप्रैल 2020। हाउएवर मुझे क्वार्टरली बाय 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर मुझे
मुझे स्टेटमेंट्स इशू करने पड़ेंगे, ठीक है, इनफॉर्म GST CMP 08, ठीक है। GST फर्निश ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश अ स्टेटमेंट इन फॉर्म GST CMP 08 बाई 18th डे फॉर एवरी क्वार्टर ऑफ द पार्ट बाई 18th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ सक्सेडिंग सच क्वार्टर। मतलब अगर मेरा अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है ना, उस क्वार्टर की जो भी डिटेल्स है ना मेरी, वो सारी की सारी मैं GST CMP 08 में बाई 18th जुलाई फाइल करूँगा। जुलाई अगस्त सितंबर का बाई 18th अक्टूबर, बाई 18th अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बाई 18 जनवरी, एंड जनवरी फरवरी मार्च का बाई 18 अप्रैल। समझ में आ गया, ठीक है। फाइल्स रिटर्न एनुअली, ये इंपॉर्टेंट है देख, फाइल्स रिटर्न एनुअली GSTR 4 बट पेज टैक्स क्वार्टरली GST CMP 08। समझ में आ गया। GST जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है या जो कंसेशनल टैक्स में कंसेशनल रेट पे जो टैक्स पे कर रहा है ना, वो एक सिंगल रिटर्न फाइल करेगा एनुअली GSTR 4, बट वो चार, सिंस देर आर 4 क्वार्टर्स, वो चार GST CMP 08 फाइल करेगा, और हर GST CMP 08 के साथ उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। देयरफॉर द GST CMP 08 ड्यू डेट, दैट इज 18th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, बिकम्स द ड्यू डेट फॉर पेइंग टैक्स फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर और कंसेशनल रेट, ठीक है। नेक्स्ट, the inward supplies that is purchase will be auto populated in form GSTR 4A। मैंने being a composite supplier, मैंने जो भी परचेज अगर किया है ना, ठीक है, तो वो जो परचेज का डिटेल्स है ना, वो सामने वाले के GSTR 1 में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने सेल्स किया है, तो उसके GSTR 1 से मेरे GSTR 4A में ऑटो पॉपुलेट वो डिटेल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ GSTR 4 एक बार देख लेना। कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सेल्स, मैं जितनी भी सेल्स कर रहा हूँ ना, मुझे सबके सब कंसोलिडेटेड डिटेल्स डालनी है, इनवॉइस वाइज डिटेल्स नहीं डालनी। क्यों नहीं डालनी? बिकॉज बीइंग अ कंपोजिट सप्लायर आई एम नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स एंड अवेल ITC बेनिफिट्स, बिकॉज आई एम नॉट कलेक्टिंग टैक्स। जो मेरा रेसिपिएंट है वो टैक्स पे नहीं कर रहा, अगर वो टैक्स पे नहीं कर रहा तो वो भी ITC अवेल नहीं करेगा। देयरफॉर अगर ITC का फंडा नहीं है तो मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस। नेक्स्ट, जो मैं परचेज कर रहा हूँ ना, ठीक है, परचेजेस दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन, आई हैव टू फाइल एन इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ सच परचेजेस, ठीक है। दे डिस्चार्ज देयर टैक्स लायबिलिटी बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्लियर है? चल, ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम कंसेशनल रेट, अगर मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर से कंपोजिशन स्कीम या कंसेशनल रेट ऑप्ट कर रहा हूँ, तो आई हैव टू फर्निश स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स रिलेटिंग टू द प्रायर पीरियड till GSTR 3 of the September of the next financial year और फाइलिंग एनुअल रिटर्न whichever is earlier। देख, मतलब क्या बोला है कि भैया मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने से पहले जितना भी, अब मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने से पहले अगर कुछ सप्लाईज वगैरह की है तो उसका डिटेल्स मुझे GSTR 3 ऑफ द सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न whichever is earlier से पहले फाइल करना पड़ेगा। एग्जिटिंग फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम कंसेशनल रेट, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में कंसेशनल रेट से बाहर निकल रहा हूँ तो जितने पीरियड के लिए मैं कंपोजिशन स्कीम में कंसेशनल रेट में था ना, उस एक्टिव पीरियड का मुझे GST CMP 08 बाई 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच आई हैव क्विट कंपोजिशन स्कीम और कंसेशनल रेट, ठीक है, एंड GSTR 4 बाई 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। जिस महीने में मैं कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकला ना, उस महीने के बाद वाले महीने का 18th डेट है ना, उसके पहले मुझे GST CMP 08 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, GSTR 3B एंड GSTR 4 नीड टू बी फाइल्ड इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी। मतलब क्या, GSTR 1 नील रिटर्न जाएगा, GSTR 3B नील रिटर्न जाएगा, GSTR 4 भी नील रिटर्न जाएगा, ठीक है। चल, कंपोजिशन स्कीम कंसेशनल रेट का GSTR 4 यहीं पे खत्म होता है। GSTR 5 NRTP नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसका मीनिंग दिया हुआ है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है वो यहाँ पर बताया हुआ है। देख, वो क्या करेगा, ही विल फाइल मंथली रिटर्न इन फॉर्म GSTR 5 बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और within 7 days after the last day of the validity period whichever is earlier, which is also the due date for the payment of tax, ठीक है। NRTP के लिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है? जब वो GSTR 5 फाइल करते हैं, GSTR 5 is to be filed by 20th of the next month और within 7 days after the last day of the validity period whichever is earlier। देख, वैलिडिटी पीरियड मेरा 20 तारीख से पहले खत्म हो रहा है, मतलब मान ले मेरा वैलिडिटी पीरियड खत्म हुआ 10 तारीख को, तो विद इन 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड, मतलब मुझे बिफोर 17th मुझे फाइल करना पड़ेगा,
ठीक है। अभी सेकंड केस में क्या है कि मेरा वैलिडिटी पीरियड खत्म होता है मान ले 18th को, तो 18th के बाद विद इन 7 डेज क्या आता है 25th, तो उस केस में 20th विल बी माई ड्यू डेट, दैट इज 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7 डेज आफ्टर द वैलिडिटी पीरियड विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, NRTP should pay tax, interest, penalty, late fee and any other sum payable till the last date of the filing GSTR 5। मैं जब भी GSTR 5 फाइल करूँगा ना मेरे को उसके साथ दैट इज माई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आई हैव टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी एंड एनी अमाउंट पेएबल, ठीक है। NRTP इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1 और GSTR 3B और एनुअल रिटर्न 44, इसको हाईलाइट करके रख देना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल, GSTR 5 तुम्हारा खत्म होता है। नेक्स्ट GSTR 6 इज टू बी फाइल्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। CA इंटर लेवल पे ISG वाला पॉइंट नहीं है तो यू गाइस कैन जस्ट स्किप इट। देख, एन ISG क्या है, एन ISG इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट बोथ एलिजिबल एज वेल एज इनएलिजिबल क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली रिटर्न इन द फॉर्म GSTR 6 बाय 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसके लिए डेट क्या है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इट कैन ओनली बी फाइल्ड आफ्टर 10th ऑफ द मंथ बट बिफोर 13th ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द टैक्स पीरियड। देख, ISG जो भी है ना, ISG जो भी है वो मैं 10th से लेकर 13th के बीच में ही रिटर्न फाइल कर सकता है। ही कैन नॉट फाइल रिटर्न्स प्रायर टू और बिफोर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। फॉर्म GSTR 6 कंटेन्स, अभी देख GSTR 6 के अंदर क्या क्या आएगा, इट विल कंटेन डिटेल्स ऑफ ITC रिसीव्ड, टोटल ITC, उसमें से एलिजिबल ITC कितना है, इनएलिजिबल ITC कितना है, कितना ITC मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशूड एट्सेट्रा, ये सारे के सारे ISG के रिटर्न्स में आ जाएंगे, ठीक है। डिटेल्स ऑफ ITC रिसीव्ड बाय एन ISG विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन द फॉर्म GSTR 6A when the registered supplier files the GSTR 1, ठीक है। जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर है, अगर जब भी वो अपना GSTR 1 फाइल करेगा उसके अंदर जो भी ITC रिलेटेड डिटेल्स है ना वो ISG के GSTR 6A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, ठीक है। ISG अगेन ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1, GSTR 3B और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। देख, एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मेंशन पर्सन हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 3B और हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44, तो यू शुड नो कंपोजिशन टैक्स पेयर है, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंसेशनल रेट है, फिर ये सॉरी NRTP है तुम्हारा, CTP है, फिर ये है क्या बोलते हैं ISG है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल 44 रिटर्न अंडर सेक्शन 44, दैट इज योर एनुअल रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं TDS, अगेन CA इंटर वालों को TDS एप्लीकेबल नहीं है, CA इंटर वालों को TCS भी एप्लीकेबल नहीं है, तो यू कैन जस्ट स्किप द 10 minutes ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट GSTR 7 देख, TDS क्या बोलता है, पर्सन लायबल टू डिडक्ट TDS कौन डिडक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट बीइंग द रेसिपिएंट आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स under section 51 at the time of making payment if the value under contract exceeds 2,50,000। बेसिकली देख ऊपर दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी है जिसको अपन इन शॉर्ट गवर्नमेंट बोलेंगे। तो अगर वैल्यू गवर्नमेंट बीइंग द रेसिपिएंट, ठीक है, अगर वो पेमेंट कर रही है किसी चीज़ का एंड उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा है, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट सच गवर्नमेंट विल डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1% अंडर सोर्स, ठीक है। मंथली रिटर्न फाइल करेंगे इन द फॉर्म GSTR 7 बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अभी देख, the details of the TDS furnished by the deductor, that is government, in GSTR 7 shall be made available electronically to each of the supplier in part C of the form GSTR 2A, GSTR 4A, ठीक है, on the common portal after the due date of filing the form of GSTR 7। GSTR 7 फाइल करने के बाद उसका जो भी डिटेल्स है ना वो सप्लायर को GSTR 2A में या फिर GSTR 4A में कम्युनिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट, TDS सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट शैल इशू TDS सर्टिफिकेट इन फॉर्म GSTR 7A to the supplier within 5 days of crediting the amount to the government। जैसे ही TDS काटने के बाद जैसे ही उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट किया ना, क्रेडिट करने के विद इन 5 days एक TDS सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए सप्लायर को, ठीक है। Next, it shall contain the details pertaining the value on which TDS has been deducted, the rate of TDS, the amount of TDS and the amount paid to the government। TDS सर्टिफिकेट के अंदर पता चलेगा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इतना था, उस पर इतना रेट लगा है, इतना वैल्यू डिडक्ट किया है, उसमें से इतना वैल्यू हमने पे किया है, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना।
नेक्स्ट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये एक बार देख लेते हैं। GSTR 3B, GSTR 5, NRDP, GSTR 7, TDS, इनका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न। जब मेरा ड्यू डेट आएगा रिटर्न फाइलिंग का, दैट ड्यू डेट विल बी माई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। कंपोजिशन स्कीम के लिए ड्यू डेट क्या है पेमेंट ऑफ टैक्स का? व्हेन दे आर फाइलिंग GST CMP 08। ठीक है, नेक्स्ट TDS हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशंस और एरर्स इन रिटर्न, दिस इज एप्लीकेबल फॉर CA इंटर एज वेल। देख, इसके अंदर कैसा है ना, रिवाइज GST में रिवाइज रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे जिस पीरियड में एरर मिलता है या जिस पीरियड में मेरे को एरर फाइंड आउट करता हूँ मैं, उस पीरियड का जब मैं GST फाइल करूँगा तो उसके GSTR में मैं उस एरर को रेक्टिफाई कर सकता हूँ। देख, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर हैविंग अ रिवाइज रिटर्न सिस्टम अलाउज द चेंजिंग ऑफ द डिटेल्स। इट कैन बी अमेंडेड इन एनी ऑफ द फ्यूचर GSTR 1 इन द अमेंडमेंट टेबल्स, टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 11(2). ठीक है, एनी टैक्स पेबल, अमेंडमेंट के चलते अगर कोई भी टैक्स पेबल आता है तो सच टैक्स इज टू बी पेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इफ एनी अंडर सेक्शन 50(1). नेक्स्ट, इट डज नॉट परमिट रेक्टिफिकेशन। अगर स्क्रूटिनी है, ऑडिट चल रहा है, इंस्पेक्शन है या एनफोर्समेंट अगर चल रहा है और उसके चलते अगर उनको कुछ आइडेंटिफाई होता है, कुछ एरर उनको मिलता है, तो उस एरर का मैं रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम लिमिट ऑफ रेक्टिफिकेशन, अगेन कॉमन टाइम लिमिट है तुम्हारा। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3 ऑफ द सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या फिर ओमिशन ऑफ द एरर्स का एक चीज़ ध्यान में रखता है, दैट उसके अंदर रिवाइज रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस महीने में मुझे एरर रेक्टिफाई करना, जिस महीने में मुझे एरर मिलेगा, उस महीने का जब मैं GSTR 1 फाइल करूँगा, इन नियर फ्यूचर जब भी GSTR 1 फाइल करूँगा तो उसमें मैं अमेंड कर सकता हूँ बाय वर्च्यू ऑफ अमेंडमेंट टेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। GSTR 8 tax collection at source TCS, again it is not applicable for CA inter. देख, a person liable to deduct TCS, sorry TCS है ये, TDS नहीं है, तो you guys can just make it TCS. Person liable to collect TCS कौन है? ECO। ठीक है, ECO will file monthly return in form GSTR 6 by 10th of the next month. Again, एक सेकेंड, ये GSTR 6 नहीं है, इसको GSTR 8 कर देना। नेक्स्ट, GSTR 6 ISG वालों के लिए, इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज इफेक्टेड थ्रू ECO इंक्लूडिंग द सप्लाईज, ठीक है, विच हैज बीन रिटर्न थ्रू इट एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देख, जो भी TCS है ना, जो भी ECO है ना, ECO के थ्रू जितना भी सप्लाई होता है और उसमें से जितना भी सप्लाई रिटर्न होता है, उसका नेट सप्लाई का डिटेल्स मुझे इसमें GSTR में डालना है। ठीक है, नेक्स्ट, द डिटेल्स ऑफ TCS मेड अवेलेबल इन पार्ट C ऑफ द फॉर्म GSTR 2A आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 8। ठीक है, if after submission of GSTR 8 if discovers any discrepancy not being the result of any scrutiny audit and rectifies such discrepancy subject to the payment of tax। GSTR 8 फाइल करने के बाद अगर स्क्रूटिनी और इंस्पेक्शन हो गया, इनके चलते एरर्स नहीं मिल रहे, लेकिन अलग से मुझे अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है ना, तो मैं उस डिस्क्रिपेंसीज पे जितना भी टैक्स पेबल आता है वो टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करने के बाद उसको अमेंड कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन इज नॉट अलाउड आफ्टर कॉमन टाइम लिमिट। अगेन कॉमन टाइम लिमिट तुमको पता है क्या है? सप्लायर हु हैज सप्लाइड थ्रू ECO क्लेम्स क्रेडिट in the electronic cash ledger or credit ledger. ECO is required to file an annual statement in the form GST 9B. GST 9B is yet to be notified. ठीक है, एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना है। कब तक फाइल करूंगा? बाय 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एज सच TDS TCS इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। TDS फिर भी आ सकता है, TCS शायद ही आएगा। चल, नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट रिटर्न। अगेन यहाँ से सब CA इंटर वालों को एप्लीकेबल है। देख, फर्स्ट रिटर्न मुझे कब फाइल करना है? फर्स्ट रिटर्न कब फाइल कर सकता हूँ? ओनली इफ आई हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, तो देख, पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी से विद इन 30 डेज अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूँ तो माई पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी बिकम्स इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड देर इज एन एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बीच में मैंने कुछ ना कुछ सेल्स किया रहेगा। तो सबसे पहले तो जैसे ही मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है सॉरी
जैसे ही मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसके विद इन 1 मंथ, उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो भी मैंने इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बीच में सेल्स किया ना, उस सेल्स का रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, एज वेल एज उस पीरियड का मुझे फर्स्ट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चार्ट हो सके तो इसको कॉपी कर लेना। नेक्स्ट, annual return. Annual return is to be furnished by every person excluding CTP, ISG, NRTP, TDS, TCS, एजेंट एट्सेट्रा। तो इन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, इनके अलावा जितने भी है सबको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इट इज़ टू बी फाइल्ड एनुअली इन फॉर्म GSTR 9A इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम कंसेशनल रेट बाय 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मैं 31 दिसंबर के पहले कभी भी फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, अलॉन्ग विथ अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड अ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन द फॉर्म 9C। अभी देख, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में GSTR 1 के जो भी मैंने सेल्स किए हैं पूरे साल में, उस सेल्स का एंड मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स का फिगर दिख रहा है ना, उन दोनों फिगर के बीच का जो भी डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस मुझे उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड एंड फर्निशिंग अ कॉपी ऑफ एनुअल ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड अ ड्यूली सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। देख, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट क्या बोलता है कि गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड पर्सन कंपल्सरीली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 हु आर सप्लाइंग OIDAR सर्विसेज। OIDAR सर्विसेज रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अपन ने देखा था, सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में कवर्ड है। ठीक है, तो अगर वो OIDAR सर्विस सप्लाई कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, ठीक है, देन सच OIDAR सप्लायर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 28 जून 2019। ये अमेंडमेंट है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में तुमको पूछ सकते हैं कि भैया OIDAR सप्लायर है, इंडिया के बाहर है, उसने अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट को सर्विस दिया, इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? द आंसर इज नो। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनल रिटर्न सेक्शन 45। फाइनल रिटर्न है, बेसिकली फाइनल रिटर्न क्या बोलता है कि भैया इसके बाद मुझे आगे जीवन में कोई GST में रिटर्न फाइल नहीं करने। तो ये कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन माय रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड और आई हैव सरेंडर्ड द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इन दोनों केस में ही पॉसिबल है, इसके अलावा फाइनल रिटर्न पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, इट इज़ टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR 10 विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन विच एवर इज लेटर। ठीक है, नेक्स्ट, GSTR 11 पर्सन हैविंग UIN, जिनके पास भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उनको GSTR 11 में अलॉन्ग विद द रिफंड एप्लीकेशन GSTR 11 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, GSTR 5A पर्सन प्रोवाइडिंग OIDAR सर्विसेज, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर CA इंटर स्टूडेंट्स, CA इंटर स्टूडेंट्स कैन स्किप दिस। तो देख क्या बोला है, जो बंदा OIDAR सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, उसको GSTR 5A बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फाइल करना है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफॉल्ट और डिले इन फर्निशिंग रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ध्यान से देखना। इंटर CA इंटर लेवल वालों को भी एप्लीकेबल है। देख, सबसे पहले क्या होगा, नोटिस शैल बी इशूड हु फेल्स टू फर्निश नॉर्मल रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 और फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 45 और TCS स्टेटमेंट, ठीक है, अंडर सेक्शन 52। तो अगर मैं इन सब चीज़ों के लिए फेलियर, अगर मैं इन सब चीज़ों में कोई फेलियर करता हूँ तो मुझे एक नोटिस इशू होगा। नोटिस इशू होने के विद इन 15 डेज मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इधर नॉर्मल रिटर्न और एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न और TCS स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मैं विद इन 15 डेज फाइल नहीं करता, इफ देयर इज अ डिले इन फाइलिंग एनी रिटर्न अदर देन एनुअल रिटर्न, अदर देन एनुअल रिटर्न, अगर जैसे नॉर्मल रिटर्न हो गया, फाइनल रिटर्न हो गया या TCS स्टेटमेंट हो गया, अगर मैं इन सब रिटर्न्स में डिले करता हूँ फाइल करने के लिए, तो मेरा लेट फी चार्ज लग जाएगा। लेट फी विल बी ₹100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5000। ठीक है, नेक्स्ट, दिस विल बी CGST अमाउंट ओनली, जितना भी पेनल्टी आएगा ना उसका इक्विवेलेंट अमाउंट मुझे SGST या फिर UTGST एक्ट में भी पे करना पड़ेगा, मतलब मेरा अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिले करता हूँ ना, तो उसका पेनल्टी कितना हो जाएगा, ₹100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्न ओवर। अगेन ये मेरा CGST पेनल्टी है, जितना भी पेनल्टी आएगा इक्विवेलेंट अमाउंट मुझे SGST या UTGST एक्ट में भी पे करना पड़ेगा, देयरफॉर वो अमाउंट डबल हो जाएगा। तो इसको मैंने स्क्रीन पर रखा है, हो सके तो एक बार इसको कॉपी कर लेना। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, चल। जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन है? वो बंदा जो जीएसटी में प्रैक्टिस करता है, दैट इज़ वो जीएसटी कंप्लायंस करेगा अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। देख, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो हिंदुस्तानी भाव होना चाहिए, दूसरा दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, तीसरा विजय माल्या नहीं होना चाहिए, और चौथा सलमान भाई नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि भाई इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट टू बी एडजुडिकेटेड और इंसॉल्वेंट, एंड शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट। ठीक है, उसके अलावा उसके पास ए, बी और सी, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन ए क्या बोलता है? ही कैन बी अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ द ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट मोर देन 2 years। ठीक है, और हु हैज एनरोल्ड एज अ सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेरर under any earlier indirect taxes laws for a period of more than 5 years, और ही हैज़ एनी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन क्या है? ये जो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है वो। ठीक है, तो इसमें से एक एंड ऊपर की सारी कंडीशन अगर मैं सेटिस्फाई करता हूँ तो ही आई कैन बिकम अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। समझ में आ गया? नेक्स्ट, जीएसटी एक बार प्रैक्टिशनर बन चुका हूँ, उसके बाद जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो अंडरटेक करेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। बेसिक है, सिंपल एक्टिविटीज़ है। सेल्स और परचेज के रिटर्न्स फाइल करेगा, एनुअल रिटर्न्स वगैरह फाइल करेगा, मंथली रिटर्न्स फाइल करेगा, डिपॉजिट कर देगा बैंक अकाउंट में कि भाई इसमें से टैक्स पे करना है, ई वे बिल जनरेट करना है तो वो कर देगा, कोई चालान अगर भरना है तो चालान भर देगा, अगर एप्लीकेशन करना है फॉर अमेंडमेंट या फॉर कैंसिलेशन तो वो भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में अगर मुझे टैक्स पे करना है तो उसके लिए भी फाइल कर सकता हूँ। कंपोजिशन स्कीम से अगर मुझे बाहर निकलना है तो वो भी मैं करूँगा। कोई रिफंड क्लेम करना है तो वो भी जीएसटी प्रैक्टिशनर करेगा। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है या रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है तो वो भी जीएसटी प्रैक्टिशनर कर सकता है। अपीयर एज अ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर मेरा कोई केस स्क्रूटिनी वगैरह में चला गया तो जीएसटी प्रैक्टिशनर मेरे बिहाफ पे एज अ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपीयर भी कर सकता है बिफोर द अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट, when a registered person opts to furnish his return through a GSTP, such registered person shall give his consent in prescribed form। अगर मैं being a registered person बोलता हूँ ना कि भैया मेरा सारा का सारा काम जीएसटी प्रैक्टिशनर करेगा, तो मुझे उसको एक कंसेंट देना पड़ेगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। हावेवर जीएसटी प्रैक्टिशनर कुछ भी अप्रूव करे या कुछ भी अपलोड कर ले, उसका सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा। ठीक है, अदर पॉइंट्स देख क्या है? द रजिस्टर्ड पर्सन मे एट एनी टाइम विड्रॉ सच ऑथोराइजेशन। मैं मेरे जीएसटी प्रैक्टिसेस कभी भी चेंज कर सकता हूँ। अ कंफर्मेशन इज सॉट फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर एवरी स्टेटमेंट फर्निश। जीएसटीपी जब भी कुछ फर्निश करेगा ना मेरे बिहाफ पे, तो मुझे वाया एसएमएस या ईमेल एक कंफर्मेशन आएगा। मुझे वो कंफर्मेशन, जब तक मैं वो कंफर्मेशन नहीं देता तब तक वो मेरे स्टेटमेंट फर्निश नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सिंपल लॉजिक है इसका। जब तुम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, तो एक ओटीपी आता है, दैट ओटीपी इज कॉल्ड योर कंफर्मेशन। जैसे ही तुम ओटीपी डालोगे तो अब जाके पेमेंट कंफर्म होगा। वैसे ही जीएसटीपी मेरे बिहाफ पे अगर कोई स्टेटमेंट अपलोड करने वाला होगा तो मुझे एक ओटीपी आएगा, मुझे वो ओटीपी उसको देना पड़ेगा, एंड वो ओटीपी के बाद ही मेरे स्टेटमेंट्स अपलोड होंगे। ठीक है, अभी देख, जीएसटीपी शुड प्रिपेयर ऑल हिज स्टेटमेंट्स विद ड्यू डिलीजेंस एंड अफिक्स हिज डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई यूजिंग हिज क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अगर इफ जीएसटीपी इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, हिज एनरोलमेंट विल बी लायबल टू बी कैंसल्ड एंड अ शो कॉज नोटिस दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी इशू। प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट एज जीएसटीपी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लेना। देख, सबसे पहले क्या होगा, एक जीएसटीपी मेरे को अगर एज अ जीएसटीपी एनरोल करना है तो सबसे पहले आई हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन। मेरा एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड अ जीएसटीपी सर्टिफिकेट विल बी ग्रांटेड। ठीक है, अगर मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो प्रॉपर रीजंस इन राइटिंग विल बी प्रोवाइडेड। Next, it will be remain valid till the time it is cancelled. No person enrolled as a GSTP is eligible to remain enrolled unless he passes such examination conducted by the NACIN। मुझे एक बार GSTP मिल गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आई विल बी रिमेन एनरोल्ड एज अ जीएसटीपी। नहीं, एक बार जीएसटीपी मिल गया ना, उसके बाद नेसिन कोई एग्जाम कंडक्ट करता है, मुझे वो एग्जाम पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एज अ सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, अगर मैं एज अ एसटीपी या एज अ टीआरपी एनरोल होता हूँ अंडर जीएसटीपी, ठीक है, तो उस केस में मेरे पास 30 मंथ्स का टाइम होगा। मुझे विद इन 30 मंथ्स नेसिन ने जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया वो एग्जामिनेशन पास करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो गाइस, सीए इंटर वालों के लिए चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे सीए फाइनल वालों के लिए एप्लीकेबल है। देख,
सबसे पहला है इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स। इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स फाइल करना है, किन को फाइल करना है? अथॉरिटीज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, पीरियोडिक रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, बैंक अकाउंट, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिटेल्स, गुड्स और प्रॉपर्टी और राइट्स ऑफ इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स में देनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों देनी है? टू वेरीफाई द कंप्लायंस लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट, अथॉरिटीज हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स, यहाँ पर अथॉरिटीज दी हुई है। आई एम स्क्रोलिंग इट स्लोली, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो एक बार इसको देख लेना खाली ऊपर ऊपर से। डन। चल, नेक्स्ट देखते हैं डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन रिटर्न। डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन रिटर्न देख, सबसे पहले क्या है कि अगर कमिश्नर या ऑथोराइज्ड ऑफिसर को मेरे रिटर्न्स में कुछ भी डिफेक्ट मिलता है या उनको ऐसा लगता है कि मेरा रिटर्न्स प्रॉपर नहीं है, तो वो मुझे इंटीमेट कर देंगे मेरा डिफेक्ट। रेक्टिफिकेशन ऑफ द डिफेक्ट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन और विद इन सच फर्दर पीरियड एज द केस में भी मुझे मेरा रिटर्न्स में जो भी डिफेक्ट है वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर वो मैं रेक्टिफाई नहीं करता, देन इन्फॉर्मेशन रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज नॉट फर्निश्ड एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, नोटिस फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। अगर मैंने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम रिटर्न इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स फर्निश नहीं किया तो मुझे एक नोटिस आ जाएगा। नॉट एक्सीडिंग 90 days, मतलब वो नोटिस के विद इन 90 days मुझे इन्फॉर्मेशन रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर मैं इन्फॉर्मेशन रिटर्न फाइल नहीं करता तो मुझे पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी विल बी ₹100 पर डे सब्जेक्ट टू ₹500 मैक्स, ठीक है। चलो, इसी के साथ अपना रिटर्न्स चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। एक समरी ऑफ रिटर्न्स का चार्ट आएगा जस्ट वीडियो के बाद, मैंने उसका एक फ़ोटो डाला है, हो सके तो वो कॉपी कर लेना, तुम्हारे एग्जामिनेशन में जाने से पहले तुम्हें वो चार्ट काम आएगा, ठीक है। मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, इफ़ यू गाइज वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो। चलो गाइस, adios and have a nice day. Bye.